जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। जैसे कि आपको पता लग गया होगा, जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं ये उसका 7वां पार्ट है। इससे पहले 6 पार्ट और आ चुके हैं। आई होप आपने वो 6 के 6 पार्ट देखे होंगे। तो विलम्ब ना करते हुए ये पार्ट भी हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वही होंगे। आप नीचे क्वेश्चन देख सकते हैं कौन से ईयर में आया है और कौन से पेपर में आया है। और यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसा कि आपको पता है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो नमक युक्त मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उनको हम लोग हेलोफाइटा कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, हेलो यानी हेलोजन ग्रुप। और आपको पता है जो नमक होता है उसमें हेलोजन ग्रुप पाया जाता है, यानी जो Cl होता है वो हेलोजन ग्रुप का होता है। इसलिए क्या जाता है, जीरोफाइटा ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है या फिर जो शुष्क और मरुस्थल होता है। हाइड्रोफाइटा यानी जो पानी वाली जगह होती है उधर उगते हैं। तो आपको अदर जो जानकारी होती है वो भी मिलती जाएगी। और दोस्तों ये सारे मैंने मिसलेनियस में कवर किए, तो मिसलेनियस वीडियो अवश्य देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक। हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो जो जलीय पौधे होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मरुभिद किस दशा में पनपते हैं, यानी जीरोफाइटा या फिर जीरोफाइटस जो होते हैं किस दशा में उगते हैं। जैसा कि मैंने बताया, उष्ण एवं शुष्क दशा में, यानी जो मरुस्थल वाली जगह होती है वहाँ उगते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो आपको ही पता है जो मृदा अपरदन होता है उसको वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है, यानी वनों को फिर से उगाना या फिर वृक्षों को उगाना। देख सकते हैं बिहार PSC तो 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण नहीं है। जैव निम्नीकरण यानी जो कि जीवाणुओं द्वारा या फिर बैक्टीरिया या फिर कार्बनिक पदार्थों द्वारा जिनका अपघटन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, जूट की कटोरी, चांदी का पानी, चमड़ा का थैला, ऊनी चटाई। तो आपको पता है जूट की जो कटोरी होती है वो जूट वृक्ष से प्राप्त होता है। जूट का एक पौधा होता है जिससे जूट प्राप्त होता है हमें। चांदी का पानी जो होता है दोस्तों, इसका जो निम्नीकरण होता है जैव निम्नीकरण नहीं होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। बाकी आप देख सकते हैं चमड़े का जो थैला होता है उसका भी निम्नीकरण हो जाता है और ऊन की चटाई उसका भी हो जाता है। निम्न में से क्या जैव अपघटनीय है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, DDT, पेपर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम। तो पता चल गया होगा जो पेपर होता है वो जैव अपघटनीय है, यानी जो जीवाणुओं द्वारा या फिर जो जैव जितने भी हमारे वातावरण में ऑटोमेटिक अपघटन हो जाता है उसका, यानी वो नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है। तो आपको भी पता होगा जैविक रूप से अपघटित होना यानी जो मल है वही होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, आपने देखा होगा जो पशुओं का जो मल होता है वो भी अपने आप हो जाता है। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। जैव निम्नीकरण ऑप्शन कागज, DDT, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। तो आंसर आपको भी पता चल गया होगा, जो कागज होता है वो जैव निम्नीकरण है। क्वेश्चन देख सकते हैं, SSC 2011 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। तो प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या रबड़। तो आपको पता है जो रबड़ होता है उसका अपघटन हो जाता है और वो नष्ट हो जाता है। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। पारा, वाहित मल, प्लास्टिक या एस्बेस्टस। तो आपको भी पता होगा जो वाहित मल होता है वो अपघटन हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना दी गई थी वो जोसेफ फोरियर ने दी थी। तो नाम आपको याद रखना है, जोसेफ फोरियर। ग्रीन ग्रह प्रभाव का अर्थ है। तो आपको पता है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसके कारण जो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो आपको जो भी ऑप्शन में टेम्परेचर बढ़ने का जो दिख रहा होगा, जैसे कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान बढ़ जाता है। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, याद रखना है आपको। निम्न समुच्चय में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन दिया गया है, जैसे दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्लोरीन और नाइट्रिक ऑक्साइड का इतना कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, क्लोरीन तो बिल्कुल नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन्स। तो दोस्तों जो कार्बन्स होते हैं ये भी नहीं होते, नाइट्रिक ऑक्साइड आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। और दोस्तों जो CFC होता है ये मुख्यतः ओजोन परत क्षरण के लिए एक कारण है, क्योंकि जो और दोस्तों अन्य गैसों की अपेक्षा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसका एक मॉलिक्यूल ओजोन परत के जो
ओजोन गैस होती है उसके लगभग 1 लाख मोलिक्यूल को इफेक्ट करता है, इसलिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इस पर रोक लगा दी गई थी, तो याद रखना है। और उसके लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तैयार किया गया था ओजोन परत संरक्षण के लिए 1987 में, तो उसका भी नाम याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो आपको भी पता है प्राकृतिक रूप से जो पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है इनमें से। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो दोस्तों जो ओजोन परत होती है इसकी मोटाई नापी जाती है वो डॉप्सन में नापी जाती है, तो नाम याद रखना है डॉप्सन। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका पता लगाया गया था अंटार्कटिका के ऊपर, और जो गर्मी का मौसम होता है उसमें इसका पता लगाया गया था, जिसको आप नॉर्मली देख सकते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो मैंने जैसा कि बताया जो भीषण गर्मी होती है उसमें दिखाई देता है, तो याद रखना है। आप देख सकते हैं एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो दोस्तों जो ओजोन परत है वो कॉस्मिक किरणें, इंफ्रारेड किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज या फिर सभी विकिरणों को करती है, तो वो करती है अल्ट्रावायलेट रेज को, तो नाम याद रखना है आपको अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे हम लोग पराबैंगनी किरणें कहते हैं हिंदी में। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? स्तन कैंसर हो जाता है, त्वचा कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है या रक्त का कैंसर। तो दोस्तों जब ओजोन परत का अगर क्षरण हो जाएगा तो उसकी जो लाइट होगी, जो सूरज की रोशनी आती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो हमारे सीधे त्वचा के संपर्क में आएगी, तो त्वचा का ही कैंसर होगा। तो ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं एसएससी 2016 में पूछा गया था। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं? तो जैसे कि अभी हमने देखा जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो पहुंचाती हैं। वैसे तो पहुंचाती दोस्तों एक्सरे भी है, लेकिन एक्सरे इतना ज़्यादा नहीं पहुंचाती जितना कि यूवी पहुंचाती है। आपको पता है एक्सरेज का उपयोग हम लोग जो हमारे बॉडी में कभी हड्डी टूट जाती है तो उधर हम लोग एक्सरे का उपयोग करते हैं। ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन होता है? तो आपको पता है पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज हो जाती है, उनकी जो होती है वो बढ़ जाती है, देख सकते हैं आप एसएससी 2016 में पूछा गया था। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं केवल ऑक्सीजन, केवल मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों जिम्मेदार होती हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मूले भी इनके पता होना चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, क्योंकि ये स्वतंत्र फॉर्म में नहीं रहता, ये बॉन्ड बना के रहता है, इसलिए O के साथ 2 आ जाता है। मीथेन का होता है CH4। वहीं पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो इसका हो जाता है CO2। तो आपको कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए। वायुमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? तो ऑप्शन दिए गए तूफानों का बार बार होना, कृषि के लिए उर्वरक क्षेत्र का क्षय होना, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना, या फिर ध्रुवीय हिम क्षेत्रों का सिकुड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे कम प्रभाव जो होता है वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर का कमी हो जाना। तो ये सबसे इस पे ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उपाय नहीं है। जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। तो दोस्तों लकड़ी का उपयोग करेंगे तो इसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इनका जो लेवल है वो बढ़ेगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 16 में पूछा गया था। निम्न में क्या वायु प्रदूषण कारक नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं कृषि गतिविधियां, अम्लीय वर्षा, जीवाश्म ईंधन का जलना या खनन कार्य। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो अम्लीय वर्षा हो जाएगा। और दोस्तों जो अम्लीय वर्षा होती है वो वायु प्रदूषण के कारण होती है, ना कि अम्लीय वर्षा के कारण वायु प्रदूषण होता है। तो दोनों अपोजिट है, आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था। बाकी आपको पता है जो कृषि गतिविधियां होती हैं जिनमें हम लोग काफ़ी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो उसके कारण जो थल, स्थल और जल और वायु प्रदूषण तीनों टाइप के प्रदूषण होते हैं, खनन कार्य से भी होते हैं और जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो दोस्तों जो कैडमियम होता है इसके कारण इटाई रोग हो जाता है, तो ये भी याद रखना है आपको। एसएससी 2011 में पूछ लिया गया था। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन किसका मूल स्रोत है? तो आपको पता है इन सब के कारण सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण निम्नलिखित में से
किसके अत्यधिक वृद्धि होने के सूचक है? तो दोस्तों जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी वहाँ पे लाइकेन जो होंगे उनकी वृद्धि ज़्यादा होगी। देख सकते हैं एसएससी 2016 में पूछा गया था। और दोस्तों जो लाइकेन होते हैं इनको हम लोग जो प्रदूषण है उनका सूचक भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं ये एक कार्बन सिंक बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फिर ऑक्सीजन देते हैं, तो पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है इनके जो संचयीकरण होता है उसको कम करने के लिए वन रोपण आवश्यक है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। यह कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रसित है, तो यह मार्बल कैंसर क्या है? तो दोस्तों जो ताजमहल है आपको पता है संगमरमर का बना हुआ है, और जो अम्लीय वर्षा होती है यानी जो एसिड रेन होती है उसके कारण जो ताजमहल का मार्बल है वो काला होते जा रहा है, या फिर मार्बल जो है वो पीला होते जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका कारण हो जाएगा अम्लीय वर्षा जो कि मार्बल के क्षरण करती है, तो ये आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं एसएससी 2015 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण गैस है जो कि मानव के जो हीमोग्लोबिन होता है, मतलब जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बॉन्ड बना लेती है और ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, जिसके कारण जो सांस लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है और जो रोगी होता है या फिर जो व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, और फ्लाई यानी जो फ्लाई ऐश होती है जिसमें राख वगैरह आ जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और आपको याद रखना ये एक अस्थायी तत्व है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में आके ये CO2 बना लेता है, और जब ये हीमोग्लोबिन जो हमारे प्रोटीन होता है ब्लड में उसके साथ बॉन्ड बना लेता है जिससे उसमें स्पेस नहीं बचती है कि ऑक्सीजन का भी वो कैरी कर सके, तो याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड। और दोस्तों नॉर्मली आप कभी भी आग जलाते हैं या फिर आपने किसी को भी आग जलाते देखा होगा, जब वो स्टार्टिंग में जलता है तो उसमें से वाइट धुआं निकलता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी रूम में या घर में बिस्तर के नीचे जो कोयला है उसको जला के नहीं सोना चाहिए, और अगर आप जला रहे हैं तो गेट कभी बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को समानता ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे आपको ppm का जो फुल फॉर्म है वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ppm का पूर्ण रूप हो जाता है यानी फुल फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है पार्ट्स पर मिलियन। तो याद रखना है ये छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में काउंट किया जाता है, तो याद रखना है। एसएससी 2015 में पूछा गया था। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों जो SPM का पूर्ण रूप होता है वो होता है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, तो आपको ये भी याद रखना है। एनटीपीसी 2016 में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों जो PM होता है वो हो जाता है कणिकीय पदार्थ, तो याद रखना जैसे कि मैंने बताया जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे कणिकीय पदार्थ, एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों जो CER होता है वो करता है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, तो याद रखना है आपको ये भी। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है PAN क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको PAN का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। PAN का फुल फॉर्म होता है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। क्या है? तो दोस्तों ये एक गौण प्रदूषक है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो जाता है? तो दोस्तों जब कोहरे में धुआं मिल जाता है और जिसके कारण वो प्रदूषण का रूप ले लेता है तो वो बन जाता है स्मॉग। तो याद रखना है स्मॉग जो होता है कोहरा और धुएं का मिक्सचर होता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, तो दोस्तों जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, याद रखना है आपको, ब्राजील की एक सिटी है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो दोस्तों जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये ग्लोबल वार्मिंग जो होती है यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसको कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच में एक करार किया गया है, एक समझौता किया गया है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं जो डी ऑप्शन है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उपाय है जो देशों के बीच करार किया गया है। एसएससी 2015 में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रारंभ हुआ था या फिर किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में। रूपरेखा काफी पहले इसकी तैयार हो गई थी परंतु होते होते इसको कई वर्ष लग गए और फाइनली 2005 में ही हुआ।
तो देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका पार्ट 7 समाप्त हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 40 क्वेश्चन और करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।